हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4। इसके पहले हम चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे या जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। और जो आज का ये वीडियो है ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का जो नाम है वो है कुछ सार्वभौमिक नियम, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सम यूनिवर्सल लॉ। और जो चैप्टर 1 था हमारा निर्देश फ्रेम था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो सेकेंड चैप्टर था अपेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो हमारा चैप्टर 3 था वो ऊष्मागतिकी का सांख्यिकीय आधार, या इसको कहते हैं इंग्लिश में द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो आज का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर 4 पर है। इसके पहले हमने तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, या जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर का, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर कर वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। और जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वो उसको भी आप देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पेपर हुआ था फिजिक्स थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर फिजिक्स में 2019 में, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आपको इस वीडियो के लास्ट में आप उसको क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आपको ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक कर उस वहां से भी उसके देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस 15 सालों में या प्रीवियस 15 ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। और मैंने मुझे जहाँ जहाँ से भी मिले वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा। ये मुझे विश्वास है कि सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। देख लेते हैं जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है साम्यावस्था में इंट्रॉपी व प्रायिकता न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शन जो साम्यावस्था में एंट्रोपी व प्रायिकता दोनों ही अधिकतम होती हैं। साम्यावस्था में एंट्रोपी व प्रायिकता मैक्सिमम वैल्यू शो करती हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो ऑप्शन ए है साम्यावस्था में एंट्रोपी व प्रायिकता न्यूनतम होती है, ये ऑप्शन ए इसका जो है वो रॉन्ग आंसर है। और जो ऑप्शन बी है साम्यावस्था में एंट्रोपी व प्रायिकता अधिकतम होती है, ये तो यानी साम्यावस्था में एंट्रोपी और प्रायिकता दोनों ही अधिकतम होती हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो सही लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन कह रहा है गलत यानी जो असत्य है उसे छांटना है। तो जो ऑप्शन ए है ये रॉन्ग आंसर है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों असत्य नहीं है, बी सत्य है, ए असत्य है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा असत्य कथन, तो असत्य कथन जो है वो ऑप्शन ए ही है, क्योंकि साम्यावस्था में एंट्रोपी व प्रायिकता न्यूनतम नहीं होती हैं। साम्यावस्था में एंट्रोपी व प्रायिकता जो है अधिकतम होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा असत्य कथन, तो ऑप्शन ए जो है वो असत्य कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी निकाय की एंट्रोपी निकाय की अवस्था की प्रायिकता का फलन होती है। यह कथन यानी ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, एन पर निर्भर करता है, टी पर निर्भर करता है। तो जो किसी निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो निकाय की अवस्था की प्रायिकता का फलन होती है। यह कथन है बिल्कुल सही कथन है ये, यानी जो ऑप्शन ए है सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। किसी निकाय की एंट्रोपी निकाय की अवस्था की प्रायिकता का फलन होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। यानी यहाँ जो समीकरण दिया गया है ए बी सी, यानी ये फार्मूला है, इस फार्मूले में यानी कौन सा सही है या नहीं सही है। तो जो ऑप्शन ए है एन आई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई आई अपान के टी। तो जो ये फार्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है। एन आई की जो वैल्यू होती है वो ए ई की पावर माइनस ई आई अपान के टी, और जो बीटा की वैल्यू होती है बीटा की वैल्यू होती है हाफ
यानी 1/kT होती है बीटा की वैल्यू। तो इसी क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू पुट कर दिया गया है, तो EI/kT है, तो यानी 1/kT इधर पर यहाँ पे बीटा रख दिया गया है, यानी यही फार्मूला है Ni=AE⁻β यानी जो ऑप्शन ए है वही ऑप्शन बी है, यानी ये दोनों ही समीकरण सही है। तो इसका ऑप्शन ए बी तो हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का जो आंसर है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है एंट्रोपी का, जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S=NR log VF/VP, ये भी एंट्रोपी का फार्मूला है, बिल्कुल सही एंट्रोपी का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। और जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो यानी तीनों ही समीकरण सही है, ए समीकरण वाला बी ही है, और सी जो एंट्रोपी का फार्मूला है वो भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीटा की वैल्यू हाफ KT होती है, आप ये भी याद रखना कि जो बीटा की वैल्यू होती है वो 1/kT होती है, सॉरी हाफ KT नहीं होता है, बीटा की वैल्यू 1/kT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा EI की कोष्ठिका सेल में अणु के होने की प्रायिकता होती है, तो वो होती है CE⁻−EI/kT होती है, यानी जो ऑप्शन इसका जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल प्रायिकता होती है, निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल प्रायिकता जो होती है, जो हमारी प्रायिकता होती है 1 से अधिक नहीं हो सकती है प्रायिकता, जो प्रायिकता होगी हमेशा वो 0 से 1 के बीच में होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी, पी जो है प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है, या 1 से लेस देन या इक्वल होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका जो ऑप्शन सी है 1, यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल प्रायिकता जो है 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ना तो शून्य होगा, बी तो हो ही नहीं सकता, 1 से अधिक तो कभी होती ही नहीं प्रायिकता, तो बी और डी तो एकदम गलत आंसर है, और सूक्ष्म अवस्थाओं के लिए जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है 1 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम ताप T पर तापीय साम्य किसी निकाय के ऊर्जा के व्यंजन में प्रत्येक स्वतंत्र द्विघाती पद के संगत औसत ऊर्जा हाफ KT होती है, यह नियम है। ऑप्शन ए बोल्ट्जमैन नियतांक का नियम है, ऑप्शन बी ऊष्मागतिकी का नियम है, ऑप्शन सी ऊर्जा के समविभाजन नियम का परिशुद्ध रूप है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये ऊपर है परम ताप T पर तापीय साम्य किसी निकाय के ऊर्जा के व्यंजन में प्रत्येक स्वतंत्र द्विघाती पद के संगत औसत ऊर्जा जो होती है हाफ KT होती है, यह नियम ऊर्जा के समविभाजन नियम का परिशुद्ध रूप है, यानी जो ऑप्शन सी है ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार जो औसत ऊर्जा होती है या जो औसत ऊर्जा होती है वो हाफ KT होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा के समविभाजन नियम का परिशुद्ध रूप है, जो परिशुद्ध रूप के अनुसार जो एवरेज एनर्जी होती है वो हाफ KT होती है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के समविभाजन का प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा के समविभाजन का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए द्विअणुक गैस के लिए, ऑप्शन बी एक अणुक आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी बहुपरमाणुक गैस के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा के समविभाजन का प्रयोग किया जाता है वो एक अणुक आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए होता है, यानी मोनोएटॉमिक के लिए किया जाता है, मोनोएटॉमिक आदर्श गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस के अणु की ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिक ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग के बराबर, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो आदर्श गैस के अणु की जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, तो इसका जो ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा सही हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के एक मोल में यानी ए अणु है तब गैस के एक मोल की माध्य ऊर्जा होती है, जो माध्य ऊर्जा का फार्मूला होगा वो ऑप्शन सी 3/2 RT होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के नियत आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, ऑप्शन ए 1/2 × R, ऑप्शन बी 5R/2, ऑप्शन सी 3R/2, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3R/2 या 3/2R, यानी ऑप्शन सी जो है इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण होता है, जो आदर्श गैस का समीकरण होता है वो PV इक्वल टू NRT होता है। PV इक्वल टू NRT, यहाँ पर N की वैल्यू 1 है, तो ये हम देख लेंगे यहाँ रिलेशन, यानी P इक्वल टू भी नहीं होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी P इक्वल टू RT भी नहीं होता है। ऑप्शन सी P R इक्वल टू VT भी नहीं होता है। जो ऑप्शन डी है PV इक्वल टू RT, यहाँ पे N की वैल्यू 1 रखकर PV इक्वल टू RT के इक्वल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे P प्रेशर है यानी दाब है, V वॉल्यूम है, आयतन जिसे कहते हैं, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक है, T यहाँ पे टेम्परेचर या ताप है। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी निकाय के प्रत्येक अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के बोल्ट्जमैन गुणांकों के योग को कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा समविभाजन का नियम, तो जो ऊपर हम देखे थे ऊर्जा समविभाजन का नियम था, जो एवरेज एनर्जी होती है वो हाफ KT होती है, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है विभाजक फलन, ऑप्शन सी उष्मागतिक संबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी विभाजक फलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ऊर्जा समविभाजन का नियम नहीं है, ना तो उष्मागतिक संबंध है, और डी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन जो बी है इसका विभाजक फलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अकेले कण के लिए कला आकाश यानी कितने मिमी होगा? ऑप्शन ए 1 होगा, ऑप्शन बी 3 या अर्थात 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी अनंत। यानी एक अकेला कण, कोई एक अकेला कण है, वो कितने दिशाओं में जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो 6, यानी 6 मिमी होगा, यानी 6 दिशाओं में जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी 6 मिमी होगा। यानी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और लेफ्ट राइट सामने पीछे, यानी इसके 6 कंडीशन हैं। 6 दिशाओं में वो कण गति कर सकता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कला आकाश में किसी एक विमीय आवृत्ति दोलक का पथ होगा। ऑप्शन ए एक वृत्त होगा, ऑप्शन बी एक दीर्घवृत्त होगा, या ऑप्शन सी एक सरल रेखा होगा, या ऑप्शन डी एक परवलय होगा। तो कला आकाश में किसी एक विमीय आवृत्ति दोलक का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्त होता है। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल सूत्र या Ni इक्वल टू AE⁻β EI में बीटा की इकाई है, वैल्यू होती है 1/KT होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, ऊर्जा के समान होता है। जो बीटा की इकाई है वो ऊर्जा के समान होगा, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कला बिंदुओं के कला आकाश के विभिन्न भागों में पाए जाने की प्रायिकता समय से स्वतंत्र हो तो ऐसा निकाय होगा। ऑप्शन ए तापीय साम्यावस्था में, ऑप्शन बी यांत्रिक साम्यावस्था में, ऑप्शन सी सांख्यिकीय साम्यावस्था में, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। इसका जो होगा आंसर उपर्युक्त सभी में होगा। तापीय साम्यावस्था में भी होगा, यांत्रिक साम्यावस्था में भी होगा, और सांख्यिकीय साम्यावस्था में भी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सभी सूक्ष्म अवस्थाएं समभावी होती हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? ऑप्शन ए समानता का अभिग्रहित, ऑप्शन बी सांख्यिकीय अभिग्रहित, ऑप्शन सी समपूर्व प्रायिकता का अभिग्रहित, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, समपूर्ण प्रायिकता का अभिग्रहित। इसका ऑप्शन सी जो है समपूर्व प्रायिकता का अभिग्रहित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण नियम Ni इक्वल टू AE⁻β EI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका ऑप्शन ए है, कम ऊर्जा वाले कोषों में अधिक ऊर्जा वाले कोषों की तुलना में कणों की संख्या अधिकतम होगी। यानी जिसकी एनर्जी कम होगी, जो कम ऊर्जा वाले कोष है वहाँ पे कणों की संख्या या जो N की संख्या है वो अधिक होगी। कम ऊर्जा वाले कोषों में अधिक ऊर्जा वाले कोषों की तुलना में कणों की संख्या अधिकतम होगी। यानी जो कम ऊर्जा वाले कोष है उसमें अधिक होगी कणों की संख्या, और जो ज़्यादा या अधिक ऊर्जा वाले हैं उसमें कणों की संख्या कम होगी कंपेयर। जिसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊर्जा समवितरण नियम के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबंध ऊर्जा होती है।
ऑप्शन ए के टी, ऑप्शन बी हाफ के टी, ऑप्शन सी 3/2 के टी, ऑप्शन डी 3 के टी। जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हाफ के टी होता है। ऊर्जा संवितरण नियम के अनुसार जो औसत ऊर्जा होती है वो 1/2 के टी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आप यानी ऑप्शन जो बी है इसका 1/2 के टी होती है। ऊर्जा संवितरण नियम के अनुसार जो एवरेज एनर्जी होती है या जो औसत ऊर्जा होती है वो 1/2 के टी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है एकदम राइट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.1 × 10⁻⁻20 जूल अंतर वाले दो ऊर्जा स्तरों के लिए 400 केल्विन ताप पर अनुपातिक प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी E², ऑप्शन सी E⁻⁻1, ऑप्शन डी E⁻⁻2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी है E⁻⁻2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी n कणों वाले निकाय जिसके लिए स्वतंत्रता कोटि 2f हो कला स्पेस या फेज स्पेस होगा। ऑप्शन ए 6 विमी, ऑप्शन बी f विमी, ऑप्शन सी 2f विमी, ऑप्शन डी 2fn विमी। तो n कणों वाले निकाय के लिए जो स्वतंत्रता कोटि 2f है तो कला स्पेस में जो होगा वो 2fn होगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2fn विमी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था होती है, ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अणु ए बी सी डी को 2 कोष आई तथा जे में विभाजित करना है, कुल कितनी स्थूल अवस्थाएं संभव होगी। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है यानी 5 स्थूल अवस्थाएं संभव होगी। इसका जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समपूर्व प्रायिकता सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन ए अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता समान होती है, ऑप्शन बी स्थूल अवस्थाएं ऊष्मागतिक प्रायिकता के बराबर होती हैं, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो आंसर है वो ऑप्शन ए है अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता समान होती है। इस क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थूल अवस्था के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है। ऑप्शन ए कोषों की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी कणों की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी प्राप्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के बराबर, ऑप्शन डी निकायों की संख्या के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है प्राप्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला आकाश को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए कोषों में, ऑप्शन बी समुच्चयों में, ऑप्शन सी समूहों में, ऑप्शन डी उपसमूहों में। तो कला आकाश को विभाजित किया जाता है वो कोषों में विभाजित करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विमीय आवर्ती दोलन के लिए कला आकाश में दीर्घवृत्तीय पथ की अर्धमुख्य अक्ष की लंबाई दोलन की कुल ऊर्जा के साथ बदलती है, वो है E⁻1/2 के साथ बदलता है। इसका जो ऑप्शन ए है E⁻1/2 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार कला आकाश में एक कोष का आकार h⁻3 से कम नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है वो h⁻3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकल कण के अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कला आकाश में कोशिकाओं की संख्या डैश 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 होती है, यानी संख्या ऑप्शन ए है से कम, ऑप्शन बी से अधिक, ऑप्शन सी के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एकल कण के अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कला आकाश में कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है, यानी यहाँ जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। एकल कण के अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कला आकाश में कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणुक आदर्श गैस के एक अणु के लिए E से E+Δ E ऊर्जा परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है V/H⁻³ × 8√2π/3 m⁻3/2 × 3/2 E⁻1/2 Δ E होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऊर्जा परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस ऊर्जा परास में कला कोशिकाओं की संख्या से कम या के बराबर या से अधिक या इन्फिनिटी होती है। तो इसका जो आंसर है के बराबर होता है, यानी किसी ऊर्जा परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस ऊर्जा परास में कला कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सभी बिंदुओं का घनत्व रो संबंध पर निर्भर करता है, नहीं करता है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश में सभी बिंदुओं का जो घनत्व है रो समय पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो घनत्व होता है, घनत्व का फॉर्मूला तो है m/v होता है, तो ये निर्भर नहीं करता है। आकाश में सभी बिंदुओं का घनत्व रो समय पर निर्भर नहीं करता है, तो ये टाइम का फंक्शन नहीं, इसलिए जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर होगा, यानी निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कला आकाश के विभिन्न क्षेत्रों में कला बिंदुओं के मिलन की प्रायिकता और इसके निकायों के गुणों के माध्य मान समय पर ऑप्शन ए निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कला आकाश के विभिन्न क्षेत्रों में कला बिंदुओं के मिलन की प्रायिकता और इसके निकायों के गुणों के माध्य मान समय पर निर्भर नहीं करते हैं, इसका जो ऑप्शन बी है निर्भर नहीं करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती दोलक जिसका द्रव्यमान यम हो की कुल ऊर्जा का मान होगा, यानी जो टोटल एनर्जी होती है या कुल ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा के इक्वल के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिया गया है इक्वल टू, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर होगा। ऑप्शन बी में केवल पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी की इक्वल, तो इसलिए ऑप्शन बी भी इसका गलत होगा। जो ऑप्शन सी है ये टोटल एनर्जी जो है ई वो काइनेटिक एनर्जी यानी px² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² के इक्वल है, इसलिए ऑप्शन जो सी होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन सी हो गया तो डी तो हो ही नहीं सकता। तो आवर्ती दोलक जिसका द्रव्यमान यम हो की कुल ऊर्जा का मान होता है E = px² प्लस 1/2 kx², तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी था, इसका ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला आकाश का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी 1/v, ऑप्शन सी E/v, ऑप्शन डी E/v। तो कला आकाश का जो क्षेत्रफल होता है वो E/v होता है, यानी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विमीय बॉक्स में एक अकेले कण की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या का व्यंजक होता है, जिसका जो ऑप्शन सी है L/n 2m⁻1/2 e⁻−1/2 डेल्ट ई, इसका जो ऑप्शन सी है, इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमीय बॉक्स की संभाव्य ऊर्जा का मान होता है, तो एक विमीय बॉक्स के लिए जो होता है ऑप्शन डी है E = n²h²/8mL², जहाँ n की वैल्यू है यानी क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विमीय बॉक्स की संभाव्य ऊर्जा का मान होता है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली संबंध के अनुसार कण का संवेग होता है, तो डी ब्रोगली कहते हैं कि जो संवेग होता है या जो मोमेंटम होती है, संवेग को मोमेंटम कहते हैं, तो मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, तो पी = होता है h/λ, जहाँ पे h प्लॉन्क कांस्टेंट है या प्लॉन्क नियतांक है, जिसका मान 6.634 × 10⁻34 होता है, और यहाँ पर जो लेम्डा है वो तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है h/λ। तो डी ब्रोगली संबंध के अनुसार कण का संवेग होता है h/λ होता है, जिसका ऑप्शन जो है डी वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोइविल प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन ए वितरण फलन की रचना में जो समय पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी ऐसे वितरण फलनों की रचना में जो समय पर निर्भर नहीं करते हैं, ऑप्शन सी वितरण फलन की रचना में जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है ऐसे वितरण फलनों की रचना में जो समय पर निर्भर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कला आकाश में घनत्व संरक्षण के नियमानुसार स्पेस में किसी गतिमान बिंदु के समीप फेज बिंदुओं के घनत्व के परिवर्तन की दर बराबर होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कला आकाश में घनत्व संरक्षण के नियमानुसार स्पेस में किसी गतिमान बिंदु के समीप फेज बिंदुओं के घनत्व के परिवर्तन की दर शून्य होता है, जिसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट्जमैन नियतांक की विमाएं इनमें से किसके समान होती है। तो जो बोल्ट्जमैन नियतांक की जो विमा है वो बल अपान समय के विमा की होती है, जिसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या उस विशिष्ट स्थूल अवस्था की, ऑप्शन ए प्रायिकता कहलाती है, ऑप्शन बी ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाती है, ऑप्शन सी एंट्रोपी की प्रायिकता कहलाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या उस विशिष्ट स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाती है, इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यम अणु IV कोष्ठिका से FV कोष्ठिका में चले जाएं तथा यम अणु JV कोष्ठिका से IV कोष्ठिका में आ जाएं, तब निकाय की स्थूल अवस्था तो ऑप्शन यानी डट परंतु सूक्ष्म अवस्था हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, यानी यदि यम अणु IV कोष्ठिका से FV कोष्ठिका में चले जाएं तथा यम अणु JV कोष्ठिका से IV कोष्ठिका में आ जाएं, तब निकाय की स्थूल अवस्था तो समान होगी परंतु सूक्ष्म अवस्था बदल जाएगी। इसका जो ऑप्शन बी है वो समान होगी और बदल जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए निकाय की साम्यावस्था सर्वाधिक प्रायिक अवस्था है, ऑप्शन बी ऊष्मीय साम्यावस्था वह होती है जिसमें निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। ये दोनों ही ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं, कथन सत्य हैं, जिसका जो ऑप्शन सी है ए व बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक संख्या में समरूप कल्पित अन्योन क्रियाहीन व स्वतंत्र निकायों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ष्म अवस्था कहते हैं कि स्थूल अवस्था कहते हैं कि एंसेम्बल कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक संख्या में समरूप कल्पित अन्योन क्रियाहीन व स्वतंत्र निकायों के समूह को एंसेम्बल कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और जो इसका चैप्टर 4 का जो पार्ट सेकेंड वीडियो आएगा उसमें जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद जो इसका पार्ट सेकेंड वीडियो आएगा उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, और उस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करना क्योंकि वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि जरूर प्रेस कर दें। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस पार्ट 1 में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें जो फार्मूले पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंसेम्बल में निकायों की संरचना स्थूल अवस्था होती है, समान होती है, असमान होता है, कल्पित होती है, अधिकल्पित होता है। तो एंसेम्बल में निकायों की संरचना समान होता है, जिसका जो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंसेम्बल में निकायों की संरचना की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं भिन्न होती हैं, इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंसेम्बल का निर्माण करने वाले निकाय होते हैं, ऑप्शन ए समान होते हैं, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी है कल्पित, ऑप्शन डी है अधिकल्पित। एंसेम्बल का निर्माण करने वाले निकाय होते हैं कल्पित होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। एंसेम्बल के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंसेम्बल के प्रकार होते हैं। तो एंसेम्बल 3 प्रकार के होते हैं। हमारा एंसेम्बल 3 प्रकार के होते हैं, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एंसेम्बल 3 प्रकार के होते हैं, कैनोनिकल एंसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान ऊर्जा, समान आयतन और समान कणों की संख्या वाले स्वतंत्र निकाय से बनी एंसेम्बल कहलाती है, तो माइक्रो कैनोनिकल कहलाती है। समान ऊर्जा, समान आयतन और समान कणों की संख्या वाले स्वतंत्र निकाय से बनी एंसेम्बल कहलाती है माइक्रो कैनोनिकल। यानी माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी और आयतन और एन कणों की संख्या समान होता है माइक्रो कैनोनिकल के लिए।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में निकाय अधिक संख्या में होते हैं। माइक्रो कैनोनिकल के लिए एनर्जी और आयतन और एन कणों की संख्या इक्वल होती है। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में निकाय अधिक संख्या में होते हैं। ऑप्शन ए है समान ऊर्जा वाले, ऑप्शन बी है समान आयतन वाले, ऑप्शन सी है समान कणों की संख्या वाले, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में समान ऊर्जा यानी ऊर्जा ई, आयतन वी और कणों की संख्या एन, ये सब कांस्टेंट रहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में सभी कण हर प्रकार से होते हैं, समान होते हैं। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में सभी कण हर प्रकार से होते हैं। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी कल्पित, ऑप्शन डी अधिकल्पित। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी समान होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा एफ तथा विभाजन फलन जेड में संबंध है। तो जो इसका जो ऑप्शन सी है, एफ इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई पर जेड, ये सही संबंध है, सही फार्मूला है। हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा एफ तथा विभाजन फलन जेड का जो सही रिलेशन है वो ऑप्शन सी है, एफ इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई पर जेड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट्जमैन विभाजक फलक जेड है। तो बोल्ट्जमैन विभाजक फलन जेड है समीशन आर जी आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा पैरामीटर परिभाषित होता है बीटा इक्वल टू 1/kT, यानी जो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी भी रोंग है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सारे रोंग है। बीटा इक्वल टू 1/kT होता है, जहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इंसेम्बल जो बहुत से निकायों की बनी होती है और वह निकाय जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वह इंसेम्बल कहलाती है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ऑप्शन बी कैनोनिकल इंसेम्बल, ऑप्शन सी ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह इंसेम्बल जो बहुत से निकायों की बनी होती है और वह निकाय जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वह इंसेम्बल कहलाती है कैनोनिकल इंसेम्बल कहलाती है, यानी जो ऑप्शन बी है इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोनिकल इंसेम्बल में समान होते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा, आयतन और कणों की संख्या। तो जो ऑप्शन ए है ये माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में इक्वल होते हैं। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में एनर्जी ई या ऊर्जा, वॉल्यूम या आयतन वी और कणों की संख्या एन, ये माइक्रो कैनोनिकल में समान होते हैं। तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए तो माइक्रो कैनोनिकल के लिए है, और जो ऑप्शन बी है ताप, आयतन और कणों की संख्या। तो कैनोनिकल इंसेम्बल में ताप टी, आयतन वी, कणों की संख्या एन, ये समान होते हैं कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए। जो ऑप्शन सी है ताप, आयतन और रासायनिक विभव, ये भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी ऊर्जा और रासायनिक विभव, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो कैनोनिकल इंसेम्बल में समान होते हैं ताप, आयतन और कणों की संख्या समान होता है। माइक्रो कैनोनिकल के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा आप, और कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए ताप, आयतन और रासायनिक विभव समान होते हैं। माइक्रो कैनोनिकल के लिए ऊर्जा, आयतन और कणों की संख्या समान होते हैं। कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए ताप, आयतन और कणों की संख्या समान होते हैं, और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए ताप, आयतन और रासायनिक विभव समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन बी था, कैनोनिकल इंसेम्बल में समान होते हैं ताप, आयतन और कणों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में ऊर्जा, आयतन तथा कणों की संख्या समान होती है, तो ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में ऊर्जा, आयतन तथा कणों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी है कैनोनिकल इंसेम्बल में ताप, आयतन और कणों की संख्या समान होती है, और ऑप्शन सी है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल में ताप, आयतन और रासायनिक विभव समान होते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी जो ऑप्शन ए है माइक्रो कैनोनिकल के लिए सही है, ऑप्शन बी कैनोनिकल इंसेम्बल के लिए सही है, ऑप्शन सी ग्रैंड कैनोनिकल के लिए सही है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, यानी उपयुक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनिकल एंसेंबल में सभी निकायों के ताप समान होने के लिए प्रयोग है। ऑप्शन ए सभी निकायों की बहुत अधिक ऊष्माधारिता तथा नियत ताप टी ऊष्मा स्रोत को ऊष्मीय संपर्क में लाना। ऑप्शन बी नियत ताप टी तथा ऊष्मा स्रोत को अलग अलग रखना। ऑप्शन सी सभी निकायों को परस्पर एक दूसरे के ऊष्मीय संपर्क में लाना। ऑप्शन डी ए अथवा सी। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी जो ऑप्शन ए है और सी दोनों ही करेक्ट हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, ए अथवा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनिकल एंसेंबल के अलग अलग निकाय एक दूसरे से दृढ़ और चालक दीवारों द्वारा पृथक होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो है इसका दृढ़ चालक दीवारों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकायों को पृथक करने वाली दीवारें होती हैं। ऑप्शन ए ऊष्मारोधी होती हैं, ऑप्शन बी चालक होता है, ऑप्शन सी उभयनिष्ठ ताप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निकायों को पृथक करने वाली दीवारें होती हैं वो चालक की होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है चालक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनिकल एंसेंबल के निकायों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। कैनोनिकल एंसेंबल के निकायों के बीच ऑप्शन डी यानी ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में समान होता है। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में जो समान होता है वो ताप, आयतन तथा रासायनिक विभव समान होता है। जो इसका ऑप्शन सी है ताप, आयतन तथा रासायनिक विभव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के प्रत्येक निकाय एक दूसरे से दृढ़, सुचालक तथा पारगम्य दीवारों द्वारा पृथक रहते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल पृथककारी दीवारें होती हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है सुचालक तथा पारगम्य दीवारें की होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के निकायों के बीच आदान प्रदान हो सकता है। ऑप्शन ए ताप तथा ऊर्जा का, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा तथा कणों का, ऑप्शन सी आयतन तथा विभव का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के निकायों के बीच आदान प्रदान हो सकता है वो ऊष्मा ऊर्जा तथा कणों का हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के निकायों के बीच ऊष्मा ऊर्जा तथा कणों का आदान प्रदान हो सकता है जिससे कुछ समयांतराल में सभी निकायों का ताप तथा रासायनिक प्रभाव म्यू समान हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल द्वारा अध्ययन किया जाता है ऊर्जा का विनिमय, ऑप्शन बी ताप का द्रव्यमान, ऑप्शन सी विलगित निकाय के व्यवहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल द्वारा अध्ययन किया जाता है विलगित निकाय के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलगित निकाय में नियत होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा तथा उससे कणों की संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विलगित निकाय में नियत होता है ऊर्जा तथा उससे कणों की संख्या, उसमें कणों की संख्या। विलगित निकाय में नियत होता है ऑप्शन ए है ऊर्जा तथा उसमें कणों की संख्या, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैनोनिकल एंसेंबल उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए ऐसे निकाय जो दिए गए ताप पर ऊष्मा कुंड के संपर्क में रहते हैं, ऑप्शन बी ऐसे निकायों का ताप व द्रव्यमान नियत रहता है, ऑप्शन सी ऐसे निकायों को जो ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कैनोनिकल एंसेंबल उपयोग में लाया जाता है ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं, यानी उपर्युक्त सभी ए बी सी तीनों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल प्रयोग में लाया जाता है तो निकाय जो ऊर्जा तथा कणों का विनिमय कर सके, जो इसका ऑप्शन सी है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल प्रयोग में लाया जाता है निकाय जो ऊर्जा तथा कणों का विनिमय कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा प्राचल होता है 1/ओम डेल्टा अपान डेल्टा ई log ई पर ओम, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनिकल समुदाय संबंधित है। ऑप्शन ए निकायों के आकार पर, ऑप्शन बी निकायों की स्वतंत्रता पर, ऑप्शन सी निकायों में उपस्थित कणों की संख्या पर, ऑप्शन डी निकायों के तापीय संतुलन पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, कैनोनिकल समुदाय संबंधित है निकायों के तापीय संतुलन पर। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के तथा टी के मध्य संबंध का सूत्र है, यानी के तथा टी के मध्य संबंध का जो सूत्र है वो है ऑप्शन बी, बीटा की वैल्यू होती है 1/kT होती है। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। बीटा की वैल्यू होती है 1/kT या टी यहाँ पे ताप है, के बोल्ट्जमैन नियतांक है। इस क्वेश्चन जो है होगा आंसर वो ऑप्शन बी है, बीटा इक्वल टू 1/Tk। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी तथा प्रायिकता में संबंध है। तो जो एंट्रोपी और प्रायिकता में जो रिलेशन होता है S = K log E पर ओम, यानी जो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट रिलेशन है। एंट्रोपी तथा प्रायिकता में करेक्ट रिलेशन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिविमीय आकाश में किसी कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 है। त्रिविमीय आकाश में किसी कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या है वो है ऑप्शन सी इसका 3rd। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यावस्था में किसी निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है। तो साम्यावस्था में किसी निकाय की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम नहीं होती है, ऑप्शन सी 0 नहीं होता है, ऑप्शन डी 1 भी नहीं होता। तो साम्यावस्था में किसी निकाय की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो बीटा इक्वल टू 1/Tk, और यानी बीटा की जो रिलेशन होता है 1/kT होता है। ऑप्शन ए सही रिलेशन है। ऑप्शन बी एंट्रोपी का जो रिलेशन है S = K log E पर ओम, ये भी करेक्ट रिलेशन है। तो जिसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी ए व बी दोनों ही सही रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणु की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए खट आयामी कला आकाश के लिए आवश्यक निर्देशांक है। तो वह इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका जो पार्ट सेकेंड वीडियो है वो भी जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले वो वीडियो मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो इसका पार्ट सेकेंड वीडियो है वो भी जब भी मैं यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।